अब वही सारी है। हम्म। ठीक है। मैं आपको अच्छा, ये देखें अभी सिंपल है, मेरे पास ये चार्ट ओपन है जेयूपी का, और ये वहाँ वो ही है, फ्यूचर का नहीं है ये स्पोर्ट का ही है। यहाँ पे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना कि ये किधर घूमता जा रहा है। अच्छा। ये क्या हो रहा है इसको। तो पहले तो आप इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना कि स्पोर्ट का हो चार्ट या फ्यूचर ट्रेड का हो, तो दोनों के चार्ट एक जैसे ही बनते हैं। फ्लैक्चुएशन इसके अंदर कोई 19-20 की हो सकती है, अदरवाइज चार्ट एक जैसे ही बनते हैं सामने, चाहे आपका फ्यूचर का वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन है या आपका स्पोर्ट का है। प्रोजेक्ट वही होना चाहिए। प्रोजेक्ट आपका सेम हो तो हम्म। प्राइस ऑलमोस्ट दोनों की सेम होती है, प्राइस में फर्क नहीं होता। तो ये जब भी हम किसी भी सिग्नल को क्रिएट करते हैं ना, किसी भी सिग्नल को बनाते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपके साथ दो तीन चीजें शेयर करूंगा, जिसको जिन चीजों को हम कहते हैं स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट किस तरह से हम अपने क्लियर करते हैं। और मैं जो प्रेफर करता हूँ, बिल्कुल एक फ्रेश बंदे को भी या जो प्रोफेशनल बंदा हो भी चुका हुआ है, अगर उसकी कोई स्ट्रेटजी है उसके साथ किसने शेयर की है, तो उसके साथ भी मिल मिला के चीज होती है कि यार वो किस तरह से सोचता है, मैं किस तरह से सोचता हूँ। तो शेयरिंग करने से भी जो है ना वो नॉलेज बढ़ती है। अभी जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को जब निकालते हैं ना ट्रेडिंग व्यू के टूल के ऊपर आके, यही चीज आप बिनास के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन बिनास पे आपको ये जो एडिटिंग के लिए टूल है ना, ये इतने ज्यादा नहीं मिलते। ये जो चीजें होती हैं वहां पे आपको मैक्सिमम हम्म। जगह मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, हॉरिजेंटल लाइन मिल जाएगी, या आपको वहां पे जाके ये मिल जाएगा फिब की जो ना रेशो नापने के लिए वो चीज मिल जाएगा, या प्राइस को अलर्ट करने के लिए आपको रे मिल जाएगी। ये दो तीन चीजें मिलती हैं, या रेक्टेंगल वगैरह मिल जाता है, इसके अलावा भी वहां पे चीज नहीं मिलती, इनके टूल इतने ज्यादा ही मिलते। अदरवाइज अगर तो आप स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नहीं ना भी आओगे, तब भी आप किसी भी एक्सचेंज के चार्ट को ओपन करके वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन दिल को जो तसल्ली है ना, उसके लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, नंबर वन पे तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का ही आपका अकाउंट हो, और हो भी पीसी के ऊपर, और थर्ड नंबर के ऊपर हो भी थोड़ी सी बड़ी एलसीडी के ऊपर, चाहे वो आपकी 22 इंच की हो जाए, 24 की हो जाए, 32 की हो जाए। चलो 32 तो खैर ज्यादा ओवर चली जाती है ना, ऑलमोस्ट 22-24 इनफ है। कि उसके बीच में क्या होगा कि चार्ट आपको ना इजीली नजर आ जाएगा कि यार मार्केट के बीच में हलचल क्या मच रही है। और ट्रेडिंग का जो टूल है वो प्रोफेशनल टूल है कि आप वहाँ पे अलग अलग जो आपके ये टूल्स हैं उनको लेकर आप इन एनालिसिस कर सकते हो। तो इसलिए मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू का टूल है। और ट्रेडिंग व्यू का टूल ओपन करने के बाद जो सबसे पहले आपके पास चीज़ है, वो बैक के ऊपर आपका वाटर मार्क ओपन होना चाहिए, और बिल्कुल आई कैचिंग होना चाहिए कि आपकी आंखों को वो ना लगे चार्ट, आप उसको अकॉर्डिंगली जो है ना, योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको वो कर लो, डिजाइन कर लो कि जिससे आपको बेहतर लगे। कैंडल्स किस तरह से आपने डिजाइन करनी है वो चीज़ चेक कर लो। मैं ग्रीन या रेड कैंडल मैं यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा इनके कलर चेंज कर देता हूँ। अपनी अपनी साइको है इंसान की कि वो किस तरह से उस चीज़ को देखता है या महसूस करता है। और इसी तरह से अगर आपने बैक के ऊपर उसको सिंपल एक कलर रखना है, वो भी आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से आप उसको आसानी से समझ सको आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो। यार ये क्यों हो रहा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये ऑटो वर्क कर रहा है। अच्छा, तो जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट को करना है ना, एनालिसिस करना, सबसे पहले आपने जाना है बड़े टाइम फ्रेम में। अब बड़े टाइम फ्रेम से कौन सा हम पहले मुराद लेते हैं, अब वीक में चले जाओ। ठीक है, जैसे मैं वीक में गया और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं वीक के अंदर गया हूं तो मुझे पता चल गया कि भाई इसको ना लॉन्च हुए तकरीबन ये चौथा हफ्ता है। समटाइम ऐसा होता है कि एक्सचेंज के ऊपर ना प्रोजेक्ट काफी टाइम पहले ही लिस्ट हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के ऊपर थोड़ा लेट भी आ जाता है। लेकिन फिर भी हमें जो है ना कैंडल्स को देखने के लिए ना कोई पीछे से हमें ऑलमोस्ट भी 15-20 कैंडल्स चाहिए होती हैं, जिससे हम एक आइडिया लगा सके कि यार ये मार्केट में क्या हलचल मच रही है। अब जब ये प्रोजेक्ट ही बिल्कुल फ्रेश है, अभी इसको चौथा हफ्ता स्टार्ट हुआ है, या कह लें आपके महीना होने वाला है,
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि यार इसने लो सपोर्ट कहाँ से बनाई है। अब देखें ना, कैंडल जब भी ग्रीन ओपन होगी, ये ब्लू वाली जो कैंडल है बेसिकली ग्रीन है और ब्लैक वाली ये रेड है। तो जब मैंने देखा कि यार इसकी जो ओपनिंग हुई है हम्म। ना वो 3 सेंट से हुई है, जेपीयू की हाई इसने जो लगाया है ना वो 87 लगाया है। अच्छा, ये लो और हाई प्राइस का जो इंडिकेशन है ना, ये आप सेटिंग में जाके ओपन कर सकते हो। जो ट्रेडिंग व्यू का टूल है ना, उसमें आपको मैंने बताया होगा कि ये किस तरह से आप ओपन कर सकते हो। अब ये मुझे पता चल गया कि यार ये इसका जो है ना सीन है कि लो इसका ये है 3 सेंट और हाई इसका 87 सेंट है। ओके हो गया। अब मैं ये चीज देखता हूँ कि इसने जो क्लोजिंग दी थी ना, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको पता है हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसने क्लोजिंग दी हुई है इस जगह के ऊपर और वो प्राइसेस की समथिंग बनती है ये वाली, ऐसे ही है। अब ये 53। 53 का जो जोन है ना वो मेरे लिए एक मार्क होकर आ गया है। कौन सा मार्क होकर इस वजह से मेरे पास आया है कि ऑलमोस्ट जो थर्ड वीक है ना, यानी फोर्थ वीक है जो इसका, सेकंड वीक के बीच में वहां से इसने ड्रॉपिंग शुरू की है। क्लोजिंग जहां से इसकी हुई है वहां से सेलर हावी हुए, जिन बंदों ने यहाँ पे बाइंग की थी उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। थर्ड जब वीक आया तो उन बंदों ने यहाँ हम्म। से प्राइस को ड्रॉप किया इस जगह से। तो फिर वो नीचे आई है और ये इसने लो मारा है। मैं इसका लो भी ले लेता हूँ, ये लो, ये इसका लो आ गया मेरे पास। अब मुझे पता चल गया कि ये 10 सेंट के बीच में फ्लक्चुएशन कर रहा है 43 से लेकर 53 के दरमियान में। ये मुझे एक ठीक है। आइडिया हो गया कि ये चीज है। और उससे ऊपर जो विक्स मार रहा है ना वो एक तो उसकी ये बिल्कुल हाई रेंज हो गई है ना, ये ऊपर वाली जो 87 वाली है, हम्म। बेसिकली ये हमारी हाई रेंज नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये रोबोट्स होते हैं ना, उनके जरिए ये ऑर्डर बुकिंग होती है, तो विक्स ये मारते हैं, वो ओरिजिनल वो नहीं होती प्राइस है। तो उसके लिए हमारे पास जो इधर का हाई आता है ना, वो ये चीज आती है जहाँ पे एक्चुअल के अंदर विक लगी बाइंग हुई है। तो ये मेरे पास 3 जोन ठीक निकल है। के आगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब जैसे इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वन डे के ऊपर, तो आप देखना मेरे पास किस तरह से ये ओपनिंग होकर इसकी आ जाएगी और मुझे कितनी अच्छी लुक इसकी मिलेगी। अब ये देखो, वन डे के अंदर आपको एक और चीज मिल गई। जैसे ही आप वन डे के अंदर गए वहां से आपको इसका एक और हाई मिल गया। वो कौन सा था, ये वाला 66 वाला। हम्म। ऊपर विक्स जो है हम उसको छोड़ देंगे। हमने जो मोस्टली काम करना होता है ना वो करना होता है बॉडीज के अंदर। अब ठीक हो हमको गया। आइडिया होगा कि हमें वन डे के अंदर इसकी 4 जो रेंजेस है ना वो मिल चुकी हुई हैं वीकली और वन डे के हिसाब से। अब फिर हम इसको और जो है ना क्लोज करेंगे। वन डे से हम 12 घंटे पे चले जाएंगे, लेकिन ये फ्री वाला अकाउंट है, यहाँ पे 12 घंटे कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए हम 4 घंटे पे चले जाएंगे। जैसे मैं 4 घंटे पे गया हूँ तो यहाँ से जो मुझे चीज पता चल रही है वो क्या है कि भाई यहाँ पे मार्केट ये इसका ऊपर से था हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो और फिर ये हायर लो, ऐसे ही बनता हुआ आ रहा है ना। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ बिल्कुल। है यहाँ से इस जगह से, डाउन ट्रेंड। ये चीज। अब ये जो यहाँ पे नहीं ऊपर लगी भाई, ये इतना चलता है, 19-20 का फर्क है। हमने जो मेन पॉइंट उसके होते हैं ना पीछे वाले, हमने उसको जोड़ना होता है। ठीक है। ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे आप ट्रेंड लाइन को लगाओगे ना तो आपको एक एक्सपीरियंस होता जाएगा कि ट्रेंड लाइन किस तरह से वैलिड मेरी बन रही है। तो स्टार्टिंग में होता बंदे को यार मैं यहाँ वीक के ऊपर लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, मैं किधर लगाऊं। तो जो यहाँ पे मैंने लगाई है वो इस हिसाब से लगाई है मेरे एक्सपीरियंस बेस के ऊपर, कि भाई ऊपर तो स्पाइक है बस, 3 वीक्स लगी हुई है ऊपर, तो एक्चुअल प्राइस ही नहीं पड़ी हुई। एक्चुअल प्राइस तो ये वाली है जहाँ से कैंडल हम्म। की क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे ड्रॉपिंग हुई है। रेड कैंडल जाहिर बात है ऊपर से ओपन होगी नीचे क्लोज होगी, और जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपनिंग होगी ऊपर जाकर क्लोजिंग होगी। तो जो ऊपर वाली क्लोजिंग है वहां से मैंने लिया है, तो ये देखो उसके साथ ये स्पाइक लगी है और उसके बाद ये वाली लगी है 2-3, फिर ये वाली लगी है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस इस अपने ट्रेंड के ऊपर जाकर टच करती है नीचे ड्रॉप डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है प्राइस। और हम्म। अगर इसी चीज को मैं देखता हूँ तो सबसे जो लो रेंज है ना वो ये वाली बनी थी हमारे पास 43 वाली, जिसको ऊपर मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये इसको क्या करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए कि यार ये रेंजेस है मेरी। जैसे मैं कह देता हूँ लो रेंज एंड हाई डिमांड जोन। ठीक है, इस चीज को मैं ले लेता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे लगा दिया कि मुझे यहाँ पे मिल गया है। हालांकि ये सारा जोन इस तरह से हम मार्क करेंगे कि लाजमी नहीं कि इसी जगह के ऊपर 43 के ऊपर ही दोबारा आपको प्राइस मिले। पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए कि ये वाली अपने लिक्विडिटी उठा ले, क्योंकि एक वीक यहाँ पे लगी हुई है, जेन्युइन लगी हुई है, कोई बोर्ड्स वाली नहीं लगी हुई। लेकिन ये रेयर केस है क्योंकि लगी ही एक है। इसलिए जो हम जोन मार्क करेंगे ना वो ये सारे वाला करेंगे कि ये वाला डिमांड जोन है, कि जहाँ पे बार बार विक्स लग रही हैं, बार बार लग रही हैं, बार बार लग रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो जोन है ना इसके लिए ये हाई कंसीडर है बाइंग सिक्स। एरिया 47 के करीब का।
इवन डैट के अगर आपको 47 से 48 और 50 के दरमियान में भी ट्रेड मिलती है ना, तो ये भी हमारा बाइंग एरिया ही कहलाता है, जहाँ पे ज्यादा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं। अब मैंने देखो। ये भी देख लिया कि ये ट्रेंड ऊपर वाला आ रहा है। अच्छा, ये लो रेंज मेरे पास आ गया, अब इस चीज को मैं बोलूंगा दरमियान वाली को मिड रेंज। इसको हम कर देते हैं राइट साइड पे, ठीक है, ये राइट साइड पे आ गया मेरे पास मिड रेंज। अब मिड रेंज के ऊपर अगर इसने जाना है तो जो इसके पास ये वाली पड़ी हुई है ना, ये वाला इसका ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये देखें, ये वाला, जब प्राइस इसके ऊपर थी तो सपोर्ट थी, अब प्राइस इसके नीचे तो इसके लिए रेजिस्टेंस है। हम्म। अब ये दो जो हमारे रेजिस्टेंस। पास जोन निकल के आए हैं, ये कौन कौन से बनते हैं, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो वो ये है फिफ्टी बाइंग और सिक्स सेल। वाला, ठीक है, 56 वाला और 47 वाला, 10 सेंट आगे। बड़ी बड़े जब हम टाइम फ्रेम में गए थे तब जाके हमें वहां पे भी 10 सेंट के अराउंड ही मिली थी ना, और यहाँ पे अभी हमें राउंड दस मिला सेंट का था। अराउंड ही मिल रही है चीज, इस जगह के ऊपर भी। हम्म। अब जैसे ही मैं इस जगह पे आया हूं तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ सी नजर आ रही है। गड़बड़ क्या नजर आ रही है भाई, यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर तो हम स्पोर्ट में बैठे हुए हैं तो फिर तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि ठीक है, वेल एंड गुड है, क्योंकि स्पोर्ट के बीच में तो जितना मुझे नीचे से चीज मिलेगी उतनी ज्यादा मेरी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। अगर मैं फ्यूचर में बैठा हुआ तो मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि मैंने सेल की पोजीशन लेनी है या मैंने बाइंग की पोजीशन लेनी है। अगर तो यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन लेनी है, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अवॉइड करूंगा उस कंडीशन में अगर मैं ये वाला अपना टारगेट रखता हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना कंसीडर हो रहा, अगर इस जगह से मैं लेता हूँ अपनी ट्रेड या ये वाली जोन से, यहाँ पे मुझे तकरीबन 20% का प्रॉफिट जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। तो मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे 1000 के पीछे 20% का प्रॉफिट मिल रहा है $200 का, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ट्रेड के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने नीचे हाई डिमांड जोन से है, तो वेटिंग यहाँ पे बनती है। और अगर इससे ऊपर के मैंने टारगेट देने हैं, ये वाले जो ऊपर वाले हैं, उसके लिए फिर क्या होगा भाई, मार्केट ने किस तरह से जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आके इस जगह पे तकनीन शेयर आपके साथ। नई स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दोबारा से मुझे बताइएगा, शेयर कर। हाँ जी, आ गया। ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही यहाँ से मैं अगर 20% का प्रॉफिट देता हूँ तो भाई यहाँ से बुकिंग वाले का तो यहाँ पे मैं कर लूंगा। यानी कि अब ठीक मेरे है। लिए क्या होगा कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको तो मैं बुक करूंगा ना 20% को, या 50% की पोजीशन मैं क्लोज कर दूंगा। 50% पोजीशन क्लोज करके अपना एसएल वहां पे रख दूंगा जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। हम्म। तो 50% तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया, बाकी की मैंने उसको जो है ना अपनी रेंज को क्लोज करके अपना एसएल वहां पे सेट कर दिया जहां से मैंने बाइंग की थी। अब जैसे यहाँ से टच करेगा, ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा इस जगह से, जो ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, एसएल जो लगे हुए हैं लोगों के, उसको उड़ाएगा, या जो ऑर्डर ब्लॉक है उनको फिल करेगा। तो ये नीचे आएगा अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करने के लिए। जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये वाली जो थी 60 वाली जोन है, उसको जाके ये पकड़ेगा, और फिर वहां पे ये 56 के ऊपर सपोर्ट बनाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो ऊपर से ट्रेंड आ रहा था ना, ये लोअर लो वाला, ये हाई हम्म। लो, ये जो बनाता हुआ ट्रेंड आ रहा था, अब इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब ये अपने अब ट्रेंड के ऊपर रिवर्स हो चुका हुआ है, यानी कि इसने अपने ट्रेंड को रिवर्स कर लिया हुआ है, ट्रेंड इसका चेंज हो गया। और ये अपने ट्रेंड को तोड़ने के करीब करीब है। वो किस तरह से है ये देखें, असेंडिंग ट्राइंगल का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि असेंडिंग ट्राइंगल के बेसिकली होता है कि हम्म। इसके अंदर ये वाली लाइन जो इक्वल लाइन होती है वो ऊपर की तरफ बनती है और नीचे सपोर्ट बनती जाती है, उसको हम कहते हैं असेंडिंग। तो इस चीज को हम क्या कह हम्म। सकते हैं, इस चीज को हम डिसेंडिंग कह सकते हैं ना। बिल्कुल। ये डिसेंडिंग है। जैसे यहाँ पे भी जाकर मैं चेक करता हूँ डिसेंडिंग का ट्राइंगल, ये पैटर्न, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या है कि जिसके नीचे सपोर्ट होती है और ऊपर से वो आ रही होती है। और ये देखें यहाँ पे भी उसने क्या किया, वो जहाँ से उसकी हाइट नीचे मिल रही है उन दोनों को माप रहा है, और उसको मापने के बाद उसका ऊपर की तरफ टारगेट निकाल रहा है। अगर यहाँ पे आता हूँ मैं और इस जगह पे मैं ले लेता हूँ कि ये है, और इतना ही हम इसका टारगेट निकाल लेते हैं जहाँ से ये चीज निकल के आ रही है, ये ले यहाँ से हाई से ये तक ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें उधर ही आ ना 20% का प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ से हम्म। निकालता हूँ और जहाँ से ब्रेकआउट देगा इस जगह से,
रीटेस्टिंग करेगा कंप्लीट, तो देखिए उसी के करीब जा रहा है जहां पे ऑलरेडी मैंने पीछे से उसकी प्राइस को मार्क किया हुआ है। हम्म। तो अब ये मैंने कोई पहले प्री प्लानिंग तो नहीं ना की कि यार मैंने प्री प्लानिंग की हो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम जाकर वर्क करते हैं, हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ऑन द स्पॉट ही आपके सामने सारी चीजें हो रही है। हो कैसे रही है, एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हो रही है कि अलग अलग जाविये से इंसान सोचता है। और चार्ट को रीड करने का जो सबसे आसान तरीन जो स्ट्रक्चर है ना, वो यही वाला है कि आप मार्केट के बिहेवियर को समझो, रेंज, मिड रेंज, लो रेंज, हाई रेंज, और फिर ये देखो ट्रेंड किस तरफ रिवर्स हो रहा है। यानी कि स्ट्रक्चर बेस के ऊपर जब आप ट्रेड करोगे, अब इसी चीज को, अब अगर इसके ऊपर मैं इंडिकेटर को अप्लाई कर देता हूँ, इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी के ऊपर मैं आ जाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ यार मैं मूविंग एवरेज के अंदर जाके ना, तो मैं वो लेता हूँ ईएमए वाली, और मैं जाके चेक करता हूँ कि मुझे कौन कौन सी मूविंग एवरेज ज़्यादा बेहतर रहेगी, और वहाँ पे जो मेरी एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है मुझे क्या वो शो कर रही है। ये लीजिए मेरे पास मूविंग एवरेज ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे जाकर सबसे पहले तो इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपनी मूविंग एवरेज को सेट करेंगे। ईएमए का मैंने आपको बताया था, ये फास्ट होती है, तो हम ये ब्लैक वाली हम्म। रख लेते हैं EMA 1, EMA 2 हम रख लेते हैं रेड, और EMA जो 3 है हमारे पास उसको हम रख लेते हैं ग्रीन। अच्छा जी, ये तीनों को रख लिया, और इनपुट में जाके हम इसका लेते हैं, पहले वाली हम लेंगे 21 ले लेते हैं, सेकंड वाली हम 81 ले लेते हैं या 50 ले लेते हैं, और थर्ड वाली हम 100 की ले लेते हैं। अब आप ये चीज देखो कि एक आपने आपको मैंने एक और चीज समझाई थी कि मूविंग एवरेजेस जो होती है ना, बेसिकली जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उसके लिए उतनी सपोर्ट या उतनी ही वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, बशर्ते कि वो क्या हो आपके लिए, प्राइस आपकी उसके नीचे आ रही हो तो रेजिस्टेंस है, प्राइस उसके ऊपर आ रही हो तो सपोर्ट है। अब यही चीज यहाँ पे हुई है, ये जो छोटी मूविंग एवरेज 21 वाली है उसी रेंज से नीचे की तरफ आई है। और ये जो रेड वाली मूविंग एवरेज है, ये देखो ये सेकंड जो रेंज थी वहां से ये शुरू हुई है। इसका मतलब क्या है कि हम्म। भाई जब मार्क प्राइस इन मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर सपोर्ट ले लेगी, ट्रेंड रिवर्स कर जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि जहां से ये पहले मूविंग एवरेज शुरू हुई है ना 21 वाली, या यहाँ पे आकर टच करेगी। तो अब मार्केट के ठीक। अंदर, ट्रेड के अंदर हम कितना टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, कितना टाइम हम देते हैं ट्रेड को, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है या मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। क्योंकि मार्केट जो है ना वो तो हमारी विरासत में तो नहीं ना है, ना तो हमारे दादाजी के, ना अब्बा जी के, ना हमारी खुद की मलकियत है, बल्कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है कि मार्केट हमें कितना टाइम ट्रेड के अंदर रहने के लिए कह रही है, और हमारा जो प्लान है वो हमें क्या कह रहा है कि मुझे किस जगह पे एग्जिट करना पड़ेगा। आया कि मुझे $10 लेकर एग्जिट करना है, $200 लेकर करना है, $20 लेकर करना है, तो वो ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं ये कह दूं कि यार मेरी ट्रेड 5% तो प्रॉफिट में चल रही है, चलो ठीक है इसको चलने दो, 5% आ गई है, 5% और सी मैं सुकून से सोता हूँ। भाई नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना, अब नींद तो आपने पूरी कर ली है, लेकिन उल्टा वो 5% का जो प्रॉफिट है ना, हो सकता है 20% वो लॉस में चल रही हो। जिसकी सबसे बड़ी जिंदा एग्जांपल एबीएस की ले लो, कि एबीएस हम्म। प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा वापस लॉस में। अगरचे वो स्पोर्ट में बैठी हुई है, वापस वही सुबह $2 या $5 जितने डॉलर जो प्रॉफिट में आई है, लेकिन भाई उस ट्रेड के अंदर जो हमारी सुस्ती हुई है, और उस सुस्ती की वजह से जो हमारे 10-12 दिन बीच में ऐड हो चुके हैं, जो हम स्टक हो गए हैं, क्या वो 10-12 दिन हमारे वापस तो आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो इसलिए वो मार्केट ने हमें वहां पे स्टक कर दिया कि यार ये लो। और वहां पे मिस्टेक हमारी खुद की अपनी है। मार्केट दोनों तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी देती है, एग्जिट करने के लिए भी देती है और एंट्री करने के लिए भी देती है। और दोनों चीजें आपकी तब एग्जीक्यूट होती हैं जब आपके प्लान्स बनते हैं, और प्लान्स आपके तब बनते हैं जब आपका ट्रेड के ऊपर एक्सपीरियंस होता है। जब हम 24/7 हम्म। वर्क कर रहे होते हैं, 8 घंटा एक बंदा काम कर रहा है, उसने अपने प्लान के हिसाब से उसने चलना है। जो जो उसको ट्रेड पता है कि ये वाला प्रोजेक्ट रनिंग के अंदर ये चीजें चल रही है ना, उसने हर चीज को देखना है। और जैसे ही उसका टाइम खत्म होना है ना, अगले बंदे ने आते ही देख लेना इसने यहाँ से काम शुरू किया हुआ है और यहाँ पे ये काम चल रहा है, उसने अपने हिसाब से उसको चलना है। और उनके बीच में कभी किसी को ये नहीं बोला गया कि यार चल रही है ट्रेड, आपने इसको क्यों क्लोज किया, नहीं। बल्कि उसने सारा रीजन बता देना है कि जब उसने शीट को अपडेट करना है कि इस रीजन की वजह से इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, मैंने इसको यहाँ लॉस में क्लोज किया है, या इसका एसएल हिट हुआ है, ये रीजन है कि ज्यादा नुकसान उससे बेहतर था मैंने कम में कर दिया। और कभी भी उनको ये नहीं बोला कि आप ये काम क्यों कर रहे हो।
क्यों कि भाई जब रखा ही आपको इस काम की वजह से है तो आप वही काम करोगे ना। और वो काम आप कैसे करोगे, जब आपका एक्सपीरियंस होगा। तो जब 24/7 अकाउंट्स के ऊपर वर्किंग हो रही है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा 2 घंटे एक चीज के ऊपर वर्किंग कर रहा है, बस आगे तो ठीक है, आगे ना आए तो ना सही, उस चीज के ऊपर उसको ज्यादा पोटेंशियल मिलनी है, या जिसके ऊपर 24/7 वर्किंग हो रही है उसके ऊपर उसको पोटेंशियल मिलनी है। इस वजह से जो हमारी 24 रेशो वाले। निकलती है ना, इस वजह जो हमारी रेशो निकलती है, जितने भी ये पार्टनर्स हैं या इन्वेस्टर हैं, उनकी रेशो इस वजह से निकलती है कि उन अकाउंट्स के ऊपर होती है फुली तौर पे एक्सेस, और उनके ऊपर वर्किंग हो रही होती है, उनकी पोटेंशियल निकलती है। ट्रेडें वहां पे मिस नहीं होती, अगर ट्रेडें मिस होती भी है ना, तो बहुत कम चांस होता है, रेयर चांस होता है। वो किस तरह से, वो देखे ना, अब एक अकाउंट के ऊपर हमने मिसाल के तौर पर ट्रेड लगाई हुई है, 5 ट्रेडें लगाई हुई हैं, और हमने अपने पास बैकअप बना के रखा हुआ है, और बाकी वाली ट्रेडें रेडी भी हैं, जैसे ये यहाँ पे पार्ट ये लगाने का सेक्शन बना हुआ है रेडी फॉर ट्रेड, ये